नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिजनों का हमेशा की तरह ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वैसे तो अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के बाद उसकी टीम में अगर किसी का नाम आता है तो वो है छोटा राजन, जिसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को कॉरपोरेट लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में इन खतरनाक खिलाड़ियों को बॉलीवुड की बलाएं अक्सर क्लीन बोल्ड कर दिया करती हैं, और छोटा राजन भी क्लीन बोल्ड हो गए थे। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में ममता कुलकर्णी का फिल्मी सफर बहुत ही थोड़ा सा रहा है, लेकिन इन्होंने जितना भी काम किया है उसने उन्हें यादगार बना दिया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ममता कुलकर्णी के बारे में और उनका छोटा राजन के साथ रिलेशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। ममता कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, फिल्मों में काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये उनकी माँ की दिली इच्छा थी कि ममता अपनी लाइफ में कुछ करे, और वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती थी। और माँ की बात को आगे रखते हुए ममता ने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। साल था 1991 में उनका पहला ब्रेक मिला था, और फिल्म का नाम था मेरा दिल तेरे लिए। इसके बाद ममता कुलकर्णी को साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा में ब्रेक मिला, और इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ काम किया, और यह फिल्म उस साल की सुपर डुपर हिट रही थी। ममता कुलकर्णी को उनका छोटा सा रोल होने के बावजूद भी काफी नोटिस किया गया था, और यही वो साल था 1995 में फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान और काजोल भी थे। और यह फिल्म उस समय की सुपर डुपर हिट रही थी, और इस फिल्म का एक गाना ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया गया था। जो गाने का बोल था, छत पे सोया था बहनोई, ये उस गाने के बोल थे। और इसी साल के बॉलीवुड की मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म आई बाजी। और इसके आने के बाद उनके आने वाले सालों में जो उनकी फिल्में थी वो उनकी झड़ी लग गई, और हर साल उनकी कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज होती थी। कुल मिलाकर के ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड कैरियर आसमान पर जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसका दिमाग भी 7वें आसमान पर जा रहा था। जी हाँ, उसका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा हो गया था कि अब वो एक साथ कई सारी फिल्में साइन नहीं करती थी, बल्कि फिल्मों के मामले में कुछ ज्यादा ही वो चूजी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिल्मों के प्रपोजल को हमेशा रिजेक्ट करने लगी। और आगे चल करके ये सिचुएशन हो गई कि उन्हें बॉलीवुड में रिजेक्शन क्वीन भी कहा जाने लगा। आने वाले सालों में उनकी एटीट्यूड का ये फ्रंट इफेक्ट सामने आया। साल 2001 में उनकी आखिरी फिल्म आई छुपा रुस्तम, और इसके बाद उन्हें फिल्म मिलना ही बंद हो गई थी। साल 1991 से लेकर के साल 2000 के बीच उन्होंने लगभग 2 दर्जन फिल्मों में काम किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप रेड कलर के बटन को प्रेस करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ममता कुलकर्णी का साल 1993 का टॉपलेस फोटोशूट कांड उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा कर गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इस फिल्म मैगजीन के कवर पेज की फोटो के लिए ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया था। मैगजीन की डिमांड के अकॉर्डिंग ममता कुलकर्णी को टॉपलेस होकर के फोटो खिंचवाने थे। ममता कुलकर्णी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और स्टारराइज मैगजीन पर उनकी जो फोटो नजर आई उसमें वो टॉपलेस नजर आ रही थी। कमर पर उन्होंने जो जींस पहनी हुई थी उनके भी बटन खुले हुए नजर आ रहे थे। इस लुक में वो बहुत ही ग्लैमरस और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी, और इस फोटोशूट ने ममता कुलकर्णी को रातों रात युवा दिलों की धड़कन बना दिया। मैगजीन की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि जिस मैगजीन की कीमत उस वक्त 20 रुपये थी, वो लोग 200, 300 और 500 रुपए में खरीदने लगे थे। साल 2015 में ममता कुलकर्णी फोटोशूट मामले में एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन शेयर की। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के उस साल उन्होंने उसकी मैगजीन के कवर पेज पर बॉलीवुड हीरोइन के टॉपलेस फोटो के लिए कई दूसरी हीरोइंस को भी अप्रोच किया गया था, जिसमें नाम था माधुरी दीक्षित, जूही चावला का भी नाम आता था। लेकिन इन लोगों ने इस तरह का फोटोशूट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब ममता के पास स्टारराइज मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट का जब ऑफर आया तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने यह कहा गया कि इस फोटोशूट के लिए उन्हें टॉपलेस होना पड़ेगा, तो वो कंफ्यूज हो गई। ममता कुलकर्णी ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वो जान गई थी कि यदि यह फोटो लोगों को पसंद आई तो वो हिट हो जाएंगी। अगर यह फोटो बिक पिट गई तो वो घर के साथ साथ बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद उन्होंने यह शर्त रखी कि यह तस्वीर केवल एक ही बार पब्लिश होगी। इस बात को मान लिया गया,
और अब ममता कुलकर्णी टॉपलेस फोटोशूट के लिए तैयार हो गई। फोटोशूट हुआ और फिर यह फोटो स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर जब पब्लिश होकर के आई तो ममता कुलकर्णी रातों रात फेमस हो गई। टॉपलेस फोटोशूट से ममता कुलकर्णी की पॉपुलैरिटी अंडरवर्ल्ड के गलियारों तक भी पहुंच गई और जब दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का सेकंड हैंड कमांड छोटा राजन ममता कुलकर्णी की खूबसूरती के आगे क्लीन बोल्ड हो गया था। छोटा राजन ने ममता कुलकर्णी के ऊपर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया तो उनके ऊपर भी फिल्मों की बारिश होनी शुरू हो गई। उन्हें लगातार फिल्मों में काम मिलता चला गया और एक साल में उनकी 4-5 फिल्में आने लगी। दरअसल यह वो दशक था जब अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन की तूती बोला करती थी। वो जिसे चाहता था फिल्मों में रोल दिला देता था और जिसे चाहता था किसी भी फिल्म से आउट करवा देता था। साल था 1998 में राजकुमार संतोषी की एक फिल्म आई चाइना गेट और इस फिल्म की मेकिंग से जुड़ा एक घटनाक्रम भी काफी फेमस हुआ था। दरअसल राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के नखरों से इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें फिल्म की शूटिंग को बीच में ही ममता कुलकर्णी को चाइना गेट से आउट कर दिया गया और इसके बाद इस रियल लाइफ फिल्म में छोटा राजन की एंट्री हुई। तब जाकर के ममता कुलकर्णी को फिल्म चाइना गेट की रियल लाइफ में एंट्री मिली और राजकुमार संतोषी की इतनी हैसियत तो नहीं थी उस वक्त कि वो सीधे सीधे छोटा राजन को ना कह सके, इसीलिए उन्होंने ममता को रोल दे दिया और इसके बाद भी इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद ममता कुलकर्णी इसको इस फिल्म के जरिए वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई जो उर्मिला मातोंडकर ने की मिली थी। उन्होंने इस फिल्म में एक ही गाने पर परफॉर्मेंस दिया था। उस गाने का बोल था छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। आपको कुछ याद आया ही होगा इस गाने को, आएगा भी क्यों नहीं। अरे ऐसी चीज कोई भूल सकता है क्या। क्या यह गाना और जैसे ही मार्केट में यह आया क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सारे के सारे छोड़े छिछोड़े बन करके उर्मिला मातोंडकर पर लट्टू हो गए और इस फिल्म के बाद उर्मिला मातोंडकर और ममता कुलकर्णी के बीच तीखी मिर्ची और खट्टी इमली वाला रिश्ता बन गया। आगे चल करके इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का छोटा राजन पर शिकंजा कसता चला गया। छोटा राजन का इम्पैक्ट बॉलीवुड पर और भी छोटा होता चला गया। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के रिलेशन भी कम हो गए। छोटा राजन के ऊपर 70 से अधिक मामले पुलिस ने दर्ज किए। इनमें से मकोका मर्डर केस और भी कई तरह के संगीन अपराध के मामले दर्ज हुए और साल 1993 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के इरादे से दाऊद इब्राहिम पर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराने का आरोप लगा और जब जांच एजेंसियों ने इस मामले में दाऊद का नाम लिया तो इसी दौरान छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के रिलेशन भी खराब हो गए और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे और उनके रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। 25 अक्टूबर साल 2015 को दाऊद इब्राहिम को इंडोनेशिया में अरेस्ट कर लिया गया और अब यह खबर सामने आई तो दाऊद इब्राहिम के छोटे गुर्गे छोटा शकील ने कहा कि छोटा राजन की अरेस्टिंग में दाऊद इब्राहिम का हाथ था और इसके बाद 6 नवंबर साल 2015 को भारतीय जांच एजेंसियों ने छोटा राजन को भारत लेकर के आई। छोटा राजन के लिए अच्छी खबर थी कि वो खुद भी चाहता था कि वो भारत आ जाए ताकि उसे भारत की सिक्योरिटी मिले और दाऊद इब्राहिम के लोग उनकी हत्या नहीं कर पाए। छोटा राजन से दूर होने के बाद ममता कुलकर्णी के रिलेशन विजय गिरी आनंद उर्फ विक्की गोस्वामी के साथ बने। विक्की गोस्वामी उस वक्त के ड्रग स्मगलिंग को लेकर के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक जब साल 1988 में छोटा राजन ने मुंबई छोड़ा और वह दुबई चला गया तब उसके काम को संभालने का जिम्मा विक्की गोस्वामी के ऊपर था। वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अच्छी खासी पकड़ रखता था और मुंबई में सबसे बड़े ड्रग स्मगलर में उसकी गिनती होती थी। वो छोटा राजन का ही आदमी था। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड कैरियर भी अपना सफर पूरा कर चुका था। वो विक्की गोस्वामी के साथ संपर्क में आने के बाद उसके साथ कन्या में रहने लगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद उनकी एक और तस्वीर आई जिसमें वो एक सन्यासी के गेटअप में नजर आ रही थी। 2013 में उनकी एक किताब भी सामने आई ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह ईश्वर के लिए बनी हुई है और इसके बाद केन्या की पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के चार्ज में विक्की गोस्वामी को अरेस्ट किया। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया था और साल 2017 में मुंबई के थाने में एक अदालत में विक्की और ममता दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो ममता कुलकर्णी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है। यही थी ममता कुलकर्णी की पूरी जीवन की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।